हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्टोग्राफी में टॉपिक इतिहास में कारण, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण उपविषय है, टॉपिक है जो में ज़रूर ही पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या है इतिहास में कारण। इतिहास में मानव एवं उसके कार्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इतिहास हम लोग क्या करते हैं? मानव एवं उसके कार्य व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मानव कोई भी कार्य किसी न किसी कारण से प्रेरित होकर या प्रोत्साहित होकर करता है। अतः कारण का अध्ययन इतिहास की प्रमुख विषय वस्तु है। यानी किसी घटना के पीछे या किसी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, ऐसा मानना है। किसी भी घटना के घटने के पीछे क्या कारण थे, किन कारणों से अशोक ने धम्म नीति का त्याग किया, मौर्य एवं गुप्त इत्यादि वंशों का पतन किन कारणों से हुआ, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस किस कारण लिया, किन कारणों से प्रेरित होकर नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था अपनाई, विश्व की विभिन्न क्रांतियां किन कारणों से हुई, 1929 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे, इत्यादि तमाम प्रश्नों का उत्तर इतिहास में निहित होता है। और समसामयिक समाज के उक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इतिहासकार को घटना घटने के पीछे उत्तरदायी कारणों का परीक्षण करने के उपरांत प्रस्तुतिकरण करना होता है। अतः इतिहास में कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी बिना किसी कारण के इतिहास में कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती, ऐसा मानना है इतिहासकारों का। तो आगे देखते हैं इतिहास में कारण क्या है। इतिहास में कारण कलिंगवुड महोदय, जो कि क्या है, इतिहासकार हैं, के अनुसार कारण वह प्रमुख तत्व है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित या बाध्य करता है। यानी मनुष्य जो कार्य करता है उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है जिससे वह कार्य करने के लिए विवश होता है। चूँकि इतिहास मानव के कार्य व्यवहार का अध्ययन है, अतः इतिहासकार को मानवीय कार्य व्यवहार को नियंत्रित करने वाले कारण का अध्ययन अपरिहार्य हो जाता है, यानी जरूरी हो जाता है नियंत्रित करने वाले कारण का अध्ययन। 18वीं शताब्दी में जब आधुनिक इतिहास लेखन की नींव पड़ रही थी, तब मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कंसिडरेशंस ऑन द कॉलेज ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द रोमन्स एंड द एंड ऑफ देयर राइज एंड डिक्लाइन के आरंभ में यह सिद्धांत स्वीकार किया था कि प्रत्येक राजवंश के उत्थान, राजत्व काल, पतन के पीछे कुछ नैतिक या भौतिक अर्थात सामान्य कारण होते हैं, और यह भी कि जो कुछ भी घटित होता है इन्हीं कारणों के तहत होता है। EH कार महोदय, जो इतिहासकार हैं, ने भी कार्य कारण संबंधों को इतिहास की कुंजी कहा है। मेडलबॉम महोदय का यह कथन काफ़ी उपयुक्त प्रतीत होता है कि सार्वभौमिक नियम के अनुसार प्रत्येक घटना के कुछ कारण होते हैं। अतः इतिहासकार का प्रमुख दायित्व यह है कि घटना के पीछे निहित कारणों की खोज करे। वर्तमान में जो भी घटना घटित होती है उसके कारण किसी न किसी रूप में अतीत में मौजूद होते हैं। अतः इतिहासकार घटना के कारणों को जानने के लिए सुदूर अतीत तक, जहाँ तक कारण मिल सकते हैं, जाता है। किसी घटना के घटित होने के पीछे एक कारण भी जिम्मेदार हो सकता है और कई कारण भी। अतः यह जांच इतिहासकार को ही करनी पड़ती है कि अमुक घटना के लिए कितने कारण उत्तरदायी है। यानी ये इनका कहना है कि घटना के पीछे एक कारण भी हो सकता है और एक कारण के अलावा अनेक कारण भी हो सकते हैं, और ये कारण कितने बहुत अतीत में भी बहुत पीछे हो सकते हैं और अतीत जैसे घटना के कुछ समय पहले के भी हो सकते हैं। तो इतिहासकार का ये कर्तव्य बनता है कि उन कारणों का अध्ययन करे और कारणों को सम्मुख लाए। आगे देखते हैं क्या है। किसी घटना के घटित होने के पीछे उत्तरदायी प्रत्येक कारण परिस्थिति विशेष की उपज होता है, और उस परिस्थिति का अध्ययन एवं उसकी व्याख्या प्रत्येक इतिहासकार अपने पृथक दृष्टिकोण से करता है। यानी हर इतिहास का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, तो वह प्रत्येक कारण की उसकी व्याख्या अलग अलग अपने दृष्टिकोण से करता है। कभी कभी इतिहासकार के पूर्वाग्रह भी कारणों की व्याख्या पर हावी हो जाते हैं, यानी बायसनेस हो जाती है, उसकी एक तरफ झुकाव हो जाता है। इतिहासकार कलिंगवुड महोदय भी इस तथ्य से सहमति व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि इतिहासकार परिस्थितिजन्य कारणों की व्याख्या में अपने सिद्धांत तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विशेष प्रभावित होता है। यानी जब कोई इतिहास का कारण देखता है तो अपने अनुरूप देखता है, जो उसे कारण ज़्यादा अच्छा लगता है उसे ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालता है लिखने में। जो कारण उसे कम अच्छा नहीं लगता है तो उसको थोड़ा छोटा बताता है कारण। तो कारणों को देखने के नज़रिए भी इतिहासकारों का अलग अलग रहे होते हैं। इतिहास में कारण की अवधारणा क्या है ये देखते हैं। इतिहास में कारण की अवधारणा से इतिहास के जनक हेरोडोटस स्वयं परिचित थे। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास के जनक के रूप में देखा जाता है।
उन्होंने अपनी कृति के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि इनके इतिहास लेखन का एकमात्र उद्देश्य है ग्रीक तथा बर्बर जातियों के पारस्परिक युद्धों का कारण बताना। अरस्तु ने भी कहा था कि कारणों के अभाव में किसी घटना अर्थात कार्य का होना संभव नहीं है, मगर वास्तविक अर्थों में इतिहास में कारण की अवधारणा 18वीं सदी की देन है, जबकि मॉन्टेस्क्यू ने प्रत्येक घटना को कारणों से संबंधित बताया। आगे देखते हैं। कार्ल मतो के अनुसार कुछ वर्ष पश्चात मॉन्टेस्क्यू ने अपनी कृति एस्परी दे लुआ कानून के नियम में अपनी इसी अवधारणा को विकसित कर सामान्य सिद्धांत का रूप प्रदान किया। इसके बाद प्रायः 200 वर्षों तक इतिहासकार और इतिहास दार्शनिक इस कोशिश में लगे रहे कि मानव जाति के विगत अनुभवों को क्रमबद्ध करके ऐतिहासिक घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाए और उनको निर्देशित करने वाले नियमों का आविष्कार किया जाए। किसी भी घटना के पीछे एक या एक से अधिक कारण उत्तरदायी होते हैं। औसत रूप से देखा जाए तो कोई एक घटना अनेक कारणों से घटित होती है। कभी कभी इतिहासकार घटना के घटित होने के पीछे उत्तरदायी एकमात्र प्रमुख कारण की व्याख्या पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, जो ठीक नहीं है। अर्थशास्त्री मार्शल ने इस तारतम्य में इस परिप्रेक्ष्य में इस संदर्भ में लिखा था, बिना अन्य कारणों पर ध्यान दिए किसी एक कारण के प्रभाव पर केंद्रित होने से लोगों को सावधान करने के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए, क्योंकि प्रभाव में अन्य कारणों का भी हाथ होता है जो मुख्य कारण के साथ मिले होते हैं। यानी अर्थशास्त्री मार्शल ने क्या कहा है कि एक कारण नहीं हो सकता किसी घटना के, अनेक कारण होते हैं, पर कुछ लोग एक कारण बता देते हैं और अन्य कारणों को नगण्य मान लेते हैं। तो उनका कहना है कि हमें अन्य कारणों पर भी मुख्य ध्यान देना चाहिए। एडवर्ड मेयर महोदय ने लिखा है कि कारणों का अनुसंधान ही ऐतिहासिक शोध तथा ऐतिहासिक आवश्यकता है। आगे देखते हैं। एडवर्ड मेयर के विपरीत वाल्स महोदय का विचार है कि किसी घटना के अनेक कारणों को प्रस्तुत करना ही ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऐतिहासिक शोध से बारीकी से यह शोध करना चाहिए कि घटना के लिए सर्वप्रमुख उत्तरदायी कारण कौन सा है और अन्य सहायक कारण कौन से हैं। इतिहासकार का एक अन्य अदायित्व कारणों की क्रमबद्धता का निर्धारण भी है। फ्रेंच इतिहासकार टेने के अनुसार इतिहासकार कारणों के बिखरे सूत्रों को सूक्ष्म दृष्टि से देखकर उसे बुनकर कपड़े के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे मकड़ी अपने जालों को बुनती है। इस संबंध में ईएचकार महोदय ने लिखा है कि अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर कारण और प्रभाव के क्रम में रखना ही इतिहास है। ईएचकार महोदय की इस वाली जो परिभाषा है इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, संदर्भ दिया जाता है इतिहास को परिभाषित करने के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास के स्टूडेंट हैं तो हमें ये परिभाषा याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं। कारण, परिस्थिति एवं परिणाम। घटनाओं के कारण परिस्थिति से प्रभावित होते हैं एवं परिणाम को प्रभावित करते हैं। यानी घटना के कारण, यानी कारण से ही घटना प्रभावित होती है, घटना होती है, घटना से ही उसके परिणाम प्रभावित होते हैं। इतिहासकार अपने कृतित्व में कारण, परिस्थिति और परिणाम को प्रस्तुत करता है। इतिहास में हम मानवीय कार्य व्यवहार का, आगे देखते क्या है, अध्ययन करते हैं और मानवीय कार्य व्यवहार आभ्यंतरिक एवं बाह्य पक्षों द्वारा प्रभावित होता है। अतः इतिहास में आभ्यंतरिक और बाह्य पक्षों का समावेश किया जाना चाहिए। कलिंगवुड महोदय ने इस संबंध में लिखा है कि यदि इतिहास अतीत में मानवीय कार्यों का अध्ययन है तो निश्चित रूप से इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य यह है कि वह कारणों की व्याख्या में बाह्य तथा अंदर, बाहर के और आंतरिक पक्षों पर भी ध्यान दे, अभ्यंतर पक्षों पर भी ध्यान दे, क्योंकि मनुष्य का कार्य बाह्य तथा अभ्यंतर प्रभावों का ही परिणाम होता है। यानी उसके अंदर भी कुछ न कुछ होता रहता है मनुष्य के, और बाहर के भी कारण कुछ न कुछ उस पर प्रभाव डालते हैं। विद्वानों ने अभ्यंतर पक्ष को कारण से एवं बाह्य पक्ष को परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास कर कारण व परिस्थिति के अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। किसी घटना को सरंजाम देने यानी घटित करने के लिए मानव की आंतरिक अनुभूति घटना का अभ्यंतर पक्ष एवं मूल कारण है, जबकि उसी घटना को सरंजाम देने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ उसके आसपास घटित होती हैं उस घटना का बाह्य पक्ष कहलाती हैं। इसे नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था के अवलंबन द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है। इस घटना का अभ्यंतर पक्ष एवं मूल कारण था कि नेपोलियन बोनापार्ट की विश्व विजेता बनने की आंतरिक इच्छा। चूँकि नेपोलियन इंग्लैंड को छोड़कर समस्त यूरोप को जीत चुका था, अतः वह यूरोप को फ्रांस द्वारा एवं इंग्लैंड को यूरोप द्वारा जीतना चाहता था। चूँकि फ्रांस द्वारा वह यूरोप को जीत चुका था, अतः इंग्लैंड को जीतने के लिए बाह्य परिस्थितियाँ नेपोलियन के अनुकूल थीं। यह महाद्वीपीय व्यवस्था के अवलंबन का बाह्य पक्ष था।
ये क्या था, उसका बाह्य पक्ष। किसी घटना के घटित होने के लिए उत्तरदायी कारण एवं परिस्थितियों के बारे में विद्वानों ने अपने सार्वगर्भिक विचार व्यक्त किए हैं, यानी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास की सर्वप्रमुख घटना थी। जब इतिहासकार इनके कारणों का पता लगाने के लिए अतीत में जाता है तो वह इसके कारणों का बीजारोपण 1871 ईस्वी की फ्रैंकफर्ट संधि में निहित पाता है। क्योंकि फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा बिस्मार्क ने फ्रांस से उसके दो प्रमुख जीवनदायिनी क्षेत्र अल्सास और लारेन छीन लिए थे। विद्वान ने उसी समय कह दिया था कि अल्सास और लारेन का लिया जाना फ्रांस के शरीर पर दो ऐसे घाव हैं जिन्हें फ्रांस कभी भूल नहीं सकेगा। और बिस्मार्क ने इस तथ्य के मद्देनजर यूरोप में फ्रांस को मित्रहीन बनाए रखने के लिए गुप्त संधियों का ताना बाना बुना, और उसके बाद से निरंतर प्रथम विश्व युद्ध के कारण के एक के बाद अस्तित्व में आते गए, जिसमें कैसर विलियम की विदेश नीति, औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता, मोरक्को फसोदा संकट, बाल्कन युद्ध आदि आते हैं। उपरोक्त सभी कारणों से समस्त यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया था, परंतु युद्ध का आरंभ होने का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड को सिरोजिवो में पत्नी सहित हत्या। आगे पढ़ते हैं। प्रथम विश्व संबंधी उपरिवर्णित समस्त घटनाक्रम का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि एकमात्र प्रमुख कारण जिसमें युद्ध आरंभ हुआ था कि राजकुमार की हत्या, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल इस हत्या ने से ही युद्ध आरंभ किया। वास्तविकता तो यह है कि प्रथम विश्व युद्ध होने के लिए परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से निर्मित हो चुकी थीं। सारा का सारा यूरोप इन परिस्थितियों के संदर्भ में बारूद के ढेर पर बैठा था और इंतजार कर रहा था कि तात्कालिक कार्य के रूप में किसी चिंगारी का, और इस चिंगारी का काम किया फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या ने। अतः कई विद्वानों ने घटना घटित होने के निर्णायक और तात्कालिक कारणों को कारण और अन्य कारणों की परिस्थिति की संज्ञा दी है। मैडलबाउम महोदय ने किसी घटना के प्रमुख कारण को कारण और अन्य कारणों को परिस्थिति कहा है, यानी किसी घटना के पीछे एक कारण होता है जिसे हम प्रमुख कारण कहेंगे, और जो अन्य कारण होते हैं उन्हें हम परिस्थिति कहेंगे। क्या कहा है मैडलबाउम महोदय ने? कारणों की खोज कभी कभी परिणामों को देखकर भी की जाती है। किसी क्षेत्र में विशेष में बाढ़ आ जाने पर ही उनके कारणों को खोजा जाता है। कारणों की खोज में हम पाते हैं कि मानसून की तीव्रता बाढ़ का कारण है। उस क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियाँ उसी क्षेत्र विशेष में बाढ़ के लिए जिम्मेदार हैं। अतः प्रभावों के महत्व के अनुसार ही इतिहासकार अतीत में कारणों की खोज करता है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना यदि सफल हो गई होती तो फिर इतिहासकार उसको एक सफल रचनात्मक प्रतिभा संपन्न सुल्तान करार देते। इतिहास में उसकी सफलता के कारणों पर प्रकाश डाला जाता, मगर चूंकि उसकी योजना असफल रही, अतः इतिहासकार उसकी असफलता के कारणों को खोजने में का प्रयास करते हैं। अतः कारणों की खोज सीधे सीधे परिणामों के अनुसार की जाती है। आगे देखते हैं। विलियम जेम्स महोदय के अनुसार इतिहासकार निष्कर्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कारण तथा परिणाम की खोज करता है। मोहम्मद तुगलक ने 4 योजनाएं बनाई। योजना बनाने के पीछे उसकी सोच रचनात्मक थी, अतः इतिहासकार ये निष्कर्ष निकालने को बाध्य हो जाता है कि आखिर ये योजना असफल क्यों हुई। अतः उद्देश्य तथा निष्कर्ष की प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा इतिहासकार को उन कारणों के अन्वेषण के लिए बाध्य करती है और किसी घटना को अथवा कार्य के मूल में होते हैं। यानी उस उद्देश्य और निष्कर्ष के निकालने के लिए भी हमें कारण की आवश्यकता होती है। कारणों का अन्वेषण के लिए बाध्य होती है, इतिहासकार बाध्य होता है उद्देश्य और तथा निष्कर्ष को निकालने के लिए। डेवी महोदय कारण कार्य के समीकरण को रेल की पटरी के भांति समानांतर बताते हैं। यानी रेल की पटरी अर्थात कारण यदि सीधा होगा तो परिणाम भी सीधा सीधा होगा, डेवी महोदय ने कहा। यानी अगर ये कारण सीधा है तो परिणाम भी सीधा होगा। यदि कारण घुमावदार होगा तो उसका परिणाम भी घुमावदार होगा। यानी यदि कारण घुमावदार होगा तो परिणाम भी घुमावदार होगा। यानी कोई घटना अलग का कारण कोई और सा होगा तो घटना अलग होंगी, तो घटना अलग होंगी तो परिणाम भी अलग होंगे। अगर कारण सीधा होगा तो घटना एक सी होगी, परिणाम भी एक सा होगा। जैसे कारण परिणाम की उक्त रेखा चित्र को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अपराधी का अपराध यदि सामान्य होगा तो उसकी सजा भी सामान्य अर्थात कम होगी। अपराधी का अपराध यदि गंभीर होगा तो उसकी सजा भी गंभीर अर्थात अधिक होगी। वर्षा यदि कम होगी तो बाढ़ की आशंका भी कम होगी। वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ की संभावना भी अधिक होगी। प्रथम विश्व युद्ध में पूर्व जर्मनी ने फ्रांस को काफ़ी आतंकित किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा उसके 2 प्रमुख क्षेत्र अल्सास और लारेन छीन लिए थे, अतः इनके परिणाम भी गंभीर सिद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साई की संधि की शर्तों द्वारा जर्मनी को फ्रांस एवं इंग्लैंड से अपंग बनाने की हर संभव कोशिशें की गईं। क्रीमिया का युद्ध 1856 ईस्वी में ना तो का कारण अर्थपूर्ण थे, ना ही उसके परिणाम महत्वपूर्ण निकले। 1789 ईस्वी की राज्य क्रांति की
पीछे निहित कारण काफ़ी गंभीर थे, अतः परिणामों की दृष्टि से भी यह क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इस प्रकार हमें डेवी महोदय का यह कथन कुछ हद तक प्रतीत होता है कि कारण और परिणामों में रेल की पटरी जैसी समानता होती है। वस्तुतः कारणों की प्रकृति के अनुरूप ही परिणामों का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। इस तारतम्य में मैडलबॉम ने भी लिखा है कि जो किसी वस्तु को उत्पन्न करता है अथवा वस्तु में परिवर्तन करता है उसे कारण कहते हैं, उसके प्रभाव से परिवर्तित स्वरूप को प्रभाव कहते हैं। मैडलबॉम की ये परिभाषा काफ़ी अच्छी है। जो किसी वस्तु को उत्पन्न करता है अथवा वस्तु में परिवर्तन करता है उसे कारण कहते हैं, उसके प्रभाव से परिवर्तित स्वरूप को प्रभाव कहते हैं, परिवर्तित स्वरूप को प्रभाव कहते हैं। अब हम देखते हैं मैडलबॉम महोदय के इस कथन को हम सम्राट अशोक के परिप्रेक्ष्य में बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कलिंग युद्ध के रक्तपात से अशोक के मन में युद्ध से विरक्ति उत्पन्न की और उसका हृदय परिवर्तित हो गया, अतः कलिंग का युद्ध अशोक की हृदय परिवर्तन का प्रमुख कारण है। अब प्रमुख कारण कलिंग के युद्ध के विनाशकारी परिणाम को देखकर अशोक की विजय नीति का स्वरूप परिवर्तित हो गया। अब अशोक ने युद्ध की विजय के स्थान पर धम्म विजय का मार्ग अपनाया, अतः विजय नीति का परिवर्तित स्वरूप ही कलिंग युद्ध का प्रमुख प्रभाव माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घटना के कारण, परिस्थितियां एवं प्रभाव एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध हैं। स्थूल रूप से हमें कारण और परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, मगर सूक्ष्म अन्वेषण आगे देखते हैं। सूक्ष्म अन्वेषणों द्वारा हम कारण और परिस्थितियों के महत्व को भलीभांति समझ सकते हैं। कारण और परिस्थितियां दूर तक घटना के प्रभावों को स्वरूप को प्रभावित करते हैं। कलिंग महोदय के अनुसार कारणों की क्रमबद्धता में हमें इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य है कि वह कारण तथा परिस्थिति के अंतर को स्पष्ट करें। परिस्थितियों के संदर्भ में ही कारण के निर्णायक प्रभाव का अध्ययन संभव है। इस तारतम्य में ओक्सफोर्ड महोदय ने भी स्पष्ट किया है कि परिस्थितियों की व्याख्या में ही कारण के स्पष्ट प्रभाव को ढूंढा जा सकता है। ऐतिहासिक कारणों का वर्गीकरण। अब देखते हैं कारण कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं। एक ऐतिहासिक घटना अनेक कारणों से घटित होती है और सभी कारण अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से घटना के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन सा कारण किस सीमा तक घटना घटने के पीछे उत्तरदायी है, इसका निर्णय इतिहासकार अपने विवेक से करता है। किसी भी घटना के पीछे कुछ मूल कारण होते हैं, कुछ गौण कारण भी, अतः इतिहासकार अपने सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा गौण कारणों के संदर्भ में मूल कारण के व्यापक प्रभाव की भी व्याख्या करता है। पी गार्डनर महोदय ने इस तारतम्य में स्पष्ट किया है कि इतिहासकार किसी भी घटना की व्याख्या में गौण कारण, मूल कारण, सहायक कारण और आकस्मिक कारण तथा अंतिम कारण को क्रमबद्धता प्रदान करता है। तो देखते हैं किसी भी घटना से संबंधित कारणों का वर्गीकरण निम्नानुसार है, जिसमें है पहला प्रभाविक कारण, प्रारंभिक कारण। प्रारंभिक कारण में किसी भी घटना के घटने के पीछे जब एक से अधिक कारण उत्तरदायी होते हैं तो इतिहासकार काल के सापेक्ष में खोजने का प्रयास करता है तथा कथित घटना के घटने के पीछे सबसे पहला कारण कौन सा था, यही प्रारंभिक कारण होता है। प्रारंभिक कारण में ही घटना का बीजारोपण हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभिक कारण कई विद्वान 1771 की फ्रैंकफर्ट की संधि को मानते हैं, क्योंकि फ्रैंकफर्ट संधि की कठोर शर्तों में प्रथम विश्व युद्ध के अंकुर मौजूद थे। मूल कारण। इतिहास में किसी घटना का मूल कारण वह होता है जिसके कारण घटना घटित हुई। कभी कभी मूल कारण को केंद्र में रखकर घटना के घटित होने के लिए अन्य कारणों की तलाश की जाती है। अंग्रेज एवं चीन के बीच 1839 से 42 के प्रथम अफीम युद्ध का मूल कारण था। चीन में अंग्रेजी द्वारा अधिकाधिक व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा था। उनके अलावा मंचू शासकों की निरंकुशता, व्यापारी प्रतिबंधकों को होग माध्यम को तो प्रथा आदि अन्य गौण कारण थे। आगे देखते हैं गौण कारण क्या होते हैं। किसी भी घटना घटित होने के पीछे जितने भी कारण उत्तरदायी होते हैं उनमें से कुछ सामान्य कारण भी होते हैं। इन सामान्य कारणों को गौण कारण माना जाता है, क्योंकि ये कारण घटना के लिए मूलतः जिम्मेदार न होकर घटना घटने में सहयोगी कारण मात्र होते हैं। उदाहरण स्वरूप घटना का द्वारा हम गौण कारणों को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। यानी एक मैरी नाम की धनी महिला ने अपने घर शाम को किटी पार्टी के लिए अपने सहेलियों को बुलाया। गर्मी का मौसम था, दिन भर लाइट किसी कारणवश न आने के कारण फ्रिज में बर्फ न जम सकी, अतः मैरी ने अपने ड्राइवर डेविड को गाड़ी से बजाकर जाकर बर्फ लाने को कहा। ड्राइवर बर्फ लेने बाजार गया। बर्फ की दुकान के पास एक शराब की दुकान थी, उसने शराब पी ली। लौटते समय एक स्टीप मोड़ पर जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं थी, डेविड ने अपनी कार मोड़ी। जॉन नाम एक व्यक्ति पान खाने के लिए सड़क पर पार कर रहा था। डेविड की कार के ब्रेक खराब थे, अतः जॉन कार के नीचे दबकर मर गया। जॉन की दुर्घटना स्थल पर मृत्यु को निम्न कारण उत्तरदायी थे।
घटना का प्रारंभिक कारण था मेरी द्वारा किटी पार्टी का आयोजन करना। डेविड का शराब पीकर गाड़ी चलाना। कार का ब्रेक खराब था अतः मिस्त्री की दुर्घटना का कारण था। जॉन का पान का शौकीन होना दुर्घटना का कारण था। आगे देखते हैं। बर्फ की दुकान के पास में शराब की दुकान का होना दुर्घटना का कारण था। गर्मी में दिन भर लाइट न रहना, फ्रिज में एसी इसी कारण बर्फ न जमना अतः बिजली विभाग की दुर्घटना के लिए दोषी था। सड़क के स्टीप मोड़ के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग दोषी था। मैरी के पति एडम सरकारी काम से बाहर गए थे, इसलिए मैरी ने किटी पार्टी आयोजित की अतः मैरी के पति एडम्स का बाहर जाना घटना के लिए उत्तरदायी था। यातायात नियंत्रण करने वाले पुलिस को मोड़ पर रहना चाहिए तथा यातायात पुलिस विभाग दोषी था। स्टीव मोड़ पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं थी तथा नगर पालिका घटना की दोषी थी। ये सब क्या थे? गौण कारण थे। आगे देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जॉन की दुर्घटना का सूचनान्वेषण करने पर हमें दुर्घटना के लिए उत्तरदायी कई कारण मिलते हैं। ये घटना का मूल कारण था डेविड का शराब के नशे में गाड़ी चलाना। बाकी सभी गौण कारण के रूप में देखे जा सकते हैं। अब है सहायक कारण। सहायक कारण क्या होते हैं? सहायक कारण भी गौण कारण की श्रेणी में ही आते हैं जो घटना के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं। जॉन वाली दुर्घटना में मैरी का धनवान होना, जॉन का पान का शौकीन होना, बर्फ की दुकान के पास शराब की दुकान का होना आदि घटना के सहायक कारण माने जा सकते हैं। आकस्मिक कारण। कोई भी घटना जब घटित होती है तो कुछ उस घटना के आकस्मिक कारण भी होते हैं। आकस्मिक कारण बहुत कुछ परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। ऊपरी वर्णित दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जॉन की मृत्यु का आकस्मिक कारण यह था कि जिस समय वह पान खाने के लिए सड़क पार कर रहा था, ठीक उसी समय डेविड शराब पीकर बिना ब्रेक की गाड़ी से वहां से निकला अतः एक आकस्मिक संयोग था जो जॉन की मृत्यु का कारण बन गया। अंतिम तथा तात्कालिक कारण। अंतिम एवं तात्कालिक कारण वे होते हैं जिनके होने से घटना घटित हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या युद्ध के तात्कालिक कारण सिद्ध हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में 1939 में हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण युद्ध का तात्कालिक तथा अंतिम कारण था। परिस्थितिजन्य कारण। किसी भी घटना के पीछे कुछ परिस्थितिजन्य कारण भी जिम्मेदार होते हैं। मेडलबॉम महोदय ने तो घटना के लिए मुख्यतः उत्तरदायी कारण का कारण एवं अन्य सहायक कारणों को परिस्थिति कहा है। जॉन की दुर्घटना के उदाहरण में अधिकांश कारण परिस्थितिजन्य कारण ही थी, जैसे मैरी के पति एडम्स का बाहर जाना, इसलिए किटी पार्टी का आयोजन होना, उस दिन बिजली न होने के कारण फ्रिज में बर्फ न जमना, बर्फ के पास शराब की दुकान का होना, सड़क का स्टीप मोड़ इत्यादि सभी परिस्थितिजन्य कारण के रूप में देखे जा सकते हैं। विविध कारण। विश्व की अनेक घटनाओं के लिए उपयुक्त कारणों के साथ साथ कुछ विविध कारण भी उत्तरदायी होते हैं, यथा सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण एवं भौगोलिक कारण आदि। इस प्रकार घटना के लिए विभिन्न प्रकार के कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। अब देखते हैं कारणों की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ काउजेस। इतिहास में किसी भी घटना के घटित होने के पीछे निहित कारणों का अध्ययन किया जाता है, मगर कारण में से भी अधिक महत्वपूर्ण है इतिहासकार द्वारा कारणों की व्याख्या। किस घटना के कारणों की व्याख्या के लिए जब एक इतिहासकार अपनी तार्किक शक्ति का प्रयोग करता है तो वह कभी कभी कुछ गूढ़ रहस्यों का भी रहस्योद्घाटन करता है। इतिहास में हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अतीत की कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ व्यर्थ। अतः एक इतिहासकार व्यर्थ की घटनाओं के कारणों को नहीं ढूंढता। इतिहासकार उन्हीं घटनाओं के कारणों की खोज करता है जिन इतिहास को गति, दिशा, अर्थ दिया हो। आगे देखते हैं क्या है। इतिहास में कारणों की व्याख्या में इतिहासकार का विवेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारणों के वर्गीकरण में भी इतिहासकार के विवेक की ही भूमिका होती है। घटना के लिए कौन सा कारण प्रारंभिक है, कौन सा अंतिम, कौन सा कारण मूल है, कौन सा गौण, यह इतिहासकार अपनी तथ्यपरक व्याख्या द्वारा निश्चित करता है। इतिहासकार को घटना के पीछे उत्तरदायी कारणों का चयन भी करना होता है। यदि एक घटना के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं तो इतिहासकार अपनी व्याख्या में केवल तार्किक कारणों का ही चयन करता है, व्यर्थ के कारणों में नहीं उलझता। जिस प्रकार इतिहासकार तथ्यों का संकलन के उपरांत चयन करता है, वैसे ही कारणों का भी चयन कर सारगर्भित व्याख्या प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं। इतिहासकार का यह दायित्व है कि कारणों के परिप्रेक्ष्य में तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करे, यानी तार्किक हो। जॉन की मृत्यु वाले उदाहरण के संदर्भ में तार्किक व्याख्या को आसानी से समझा जा सकता है। गाड़ी के चालकों को शराब पीकर गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध, ब्रेकों की नियमित जांच, सड़कों की स्थिति में सुधार, मोड़ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था,
मोड़ों पर यातायात पुलिस की व्यवस्था करके दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। यह इस दुर्घटना को रोकने की तार्किक व्याख्या है, क्योंकि ऐसा करने से आगामी दुर्घटनाओं का भी रोका जा सकता है। यदि यह कहा जाए कि पान खाने पर प्रतिबंध, किसी पार्टियों पर प्रतिबंध लगाकर हम दुर्घटना रोक सकते हैं, तो यह अतार्किक व्याख्या होगी। कभी कभी इतिहासकार घटना के परिणामों के महत्व को देखकर भी घटना के कारणों को खोजता है, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि इतिहासकार को अपनी व्याख्या में प्रभाव की अपेक्षा कारण को अधिक महत्व देना चाहिए। इस संबंध में डेवी ने लिखा है कि प्रभाव की अपेक्षा कारण का स्थान सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। आगे देखते हैं। कारणों के इतिहासकार द्वारा दी जाने वाली व्याख्या की एक और विशेषता उसका उद्देश्यपरक तथा मूल्य संपृक्त होना भी है। इतिहास में व्याख्या के साथ मूल्यों के आधार पर गुण दोषों का विवेचन जुड़ा होता है। कार्य कारण निरूपण व्याख्या के साथ संबद्ध होता है। इस तात्पर्य में मीनिंग ने स्पष्ट किया कि इतिहास में कार्य कारण संबंधों की खोज मूल्यों के संदर्भ के बिना असंभव है। कारणों की खोज के पीछे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मूल्यों की खोज जरूर होती है। जॉन की कार दुर्घटना मृत्यु के संदर्भ में जब दुर्घटना के कारणों की व्याख्या की जाएगी तो ये मूल निर्धारित किए जाएंगे कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, सड़कों पर लाइट या यातायात पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए एवं गाड़ी चलाने के पूर्व उसके ब्रेकों की जांच कर लेनी चाहिए। कार महोदय ने भी इस संबंध में लिखा है कि कारणों की व्याख्या में इतिहास का कार्य व्यापार दोहरा और अन्योन्याश्रित होता है। यह वर्तमान के आलोक को अतीत के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है और अतीत के आलोक में भविष्य का मार्गदर्शन करता है। यदि कोई कारण इस दोहरे उद्देश्य को पूरा नहीं करता है तो वह इतिहासकार की दृष्टि से मरा हुआ या बेकार होता है। आगे देखते हैं। अधिकांश इतिहासकारों ने इतिहास लेखन में मूल्य संपृक्त व्याख्या को प्रस्तुत किया है। कार्ल मार्क्स ने किसी भी घटना के कारणों की व्याख्या में आर्थिक कारणों की भूमिका मुख्य मानते हैं। गिबन महोदय ने रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या में धार्मिक तथा नैतिक कारणों पर विशेष बल दिया, परंतु वाल्स महोदय मूल्य संपृक्त व्याख्या के स्थान पर साक्ष्य प्रदान व्याख्या पर अधिक बल देते हैं। उन्होंने लिखा है कि इतिहासकार की व्याख्या साक्ष्य प्रदान होनी चाहिए, न कि मूल्य संपृक्त। वाल्स महोदय के इस कथन के अनुसार चलने वाला इतिहासकार साक्ष्यों को अधिक प्रधानता देगा और मूल्य उसके लिए गौण हो जाएंगे, क्योंकि वह साक्ष्यों की परिधि से बंध जाएगा। सामान्य रूप से हम देखें तो कारणों की क्रमबद्धता में इतिहासकार को अपनी व्याख्या में मूल्यों को भी व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप महत्व देता है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो हम लोगों ने पढ़ा कारण की अवधारणा, कारण कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, गौण कारण क्या होते हैं, इन सब कारणों के बारे में हमने जाना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।